माओवाद बीजिंग से बस्तर तक ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनाना बेहद ज़रूरी है। और यही कारण है कि 4 जून से शुरू हुई हमारी सीरीज़ का अगला वीडियो एक ऐसे स्टोरी पर है जो ना सिर्फ एक घटना को बताएगा, ना सिर्फ एक स्थान के बारे में बताएगा, बल्कि बताएगा कि कैसे एक आइडियोलॉजी ने रशिया से लेकर यूएसएसआर से लेकर चाइना तक और कंबोडिया से लेकर बस्तर तक, बीजिंग से लेकर बस्तर तक, कैसे जहाँ पर अपना प्रभाव जमाया वहीं के लोगों का नरसंहार किया, उनका ही शोषण किया, उनके साथ ही हिंसा की। तो मैं हूँ शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव की खास पेशकश माओवाद बीजिंग से बस्तर तक। 3 जून 1989 बीजिंग की एक सड़क पर टैंकों की कतार खड़ी थी। अगले दिन दुनिया एक तस्वीर देखने वाली थी, एक ऐसी तस्वीर जो 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध तस्वीरों में गिनी जाएगी। एक आदमी, उसके हाथ में 2 थैले और उसके सामने खड़े टैंक। दुनिया ने उस आदमी को द टैंक मैन नाम दिया। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा उस तस्वीर को देखते हैं और उसके पहले की कहानी भूल जाते हैं। हम टैंक देखते हैं, हम सैनिक देखते हैं, हम सत्ता देखते हैं, लेकिन एक सवाल शायद ही कभी पूछते हैं, आखिर एक सरकार को अपने ही छात्रों के सामने टैंक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक गलती थी या एक रात का फैसला था, या फिर उस तस्वीर की जड़ें कहीं अधिक गहरी थी? क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाएं अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है, वर्षों तक बनती ही जाती है, और जब वो फटती है तो दुनिया सिर्फ विस्फोट देखती है, उसके पीछे का जमा हुआ दबाव नहीं। तियानमेन चौक की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अगर हम सचमुच समझना चाहते हैं कि 1989 में बीजिंग की सड़कों पर टैंक क्यों उतरे, तो हमें एक और सवाल पूछना होगा। क्या ये पहली बार था? क्या किसी कम्युनिस्ट व्यवस्था ने पहली बार अपने नागरिकों को खतरे की तरह देखा था, या फिर ये कहानी कहीं पहले शुरू हो चुकी थी? दरअसल 72 साल पहले रूस में 1917 में तब की एक बोल्शेविक क्रांति हुई, वहां से इसकी शुरुआत होती है। जार साम्राज्य का पतन हो रहा था, युद्ध ने रूस को थका दिया था, सभी और गरीबी थी और असंतोष था, और इसी माहौल में एक वादा किया गया। वादा था समानता का, न्याय का और श्रमिकों की सत्ता का। हजारों लोग इस वादे पर विश्वास कर बैठे, क्योंकि हर समाज में ऐसे क्षण आते हैं जब लोग बदलाव के लिए बेचैन हो जाते हैं। रूस भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। लेकिन क्रांति की सफलता के कुछ ही समय के बाद एक अजीब चीज होने लगी। नया शासन अपने विरोधियों को सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं मान रहा था, बल्कि उन्हें दुश्मन कहा जाने लगा। उन्हें क्रांति के शत्रु के रूप में पेश किया गया, जनता के शत्रु के रूप में उन्हें रखा गया। और फिर आया चेका, सोवियत की गुप्त पुलिस। इतिहास में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हुए जिनका काम अपराध रोकना था, लेकिन चेका का काम सिर्फ अपराध रोकना नहीं, बल्कि उसका काम ये तय करना था कि क्रांति का दुश्मन कौन है। और समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब दुश्मन की परिभाषा सत्ता तय करती है तो वह हर दिन बदल सकती है। आज कोई उद्योगपति दुश्मन होता है तो कल कोई पत्रकार, परसों कोई शिक्षक, फिर आप और मेरे जैसे आम इंसान। क्रांति अभी कुछ ही साल पुरानी थी, लेकिन दमन की भाषा पुरानी होने लगी थी। गिरफ्तारियां, पूछताछ, फांसी और लोगों में बैठता डर। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह सब उसी जनता के नाम पर किया जा रहा था जिसके लिए क्रांति करने का दावा किया गया था। यही इतिहास एक और सवाल पूछती है कि अगर क्रांति जनता के लिए थी तो जनता से इतना डर किस बात का? यह सवाल रूस में पैदा हुआ, लेकिन वहीं नहीं रुका। आने वाले दशकों में यह अलग अलग देशों में बार बार दिखाई देने वाला था, कभी अलग अलग नामों से, कभी अलग अलग झंडों के नीचे, लेकिन पैटर्न वही था। और फिर आया जोसेफ स्टालिन का दौर। लेनिन ने अगर व्यवस्था बनाई थी तो स्टालिन ने उसे भय की शक्ति दी। और आज स्टालिन की चर्चा बड़े बड़े आंकड़ों में होती है, लेकिन आंकड़ों की एक समस्या होती है, वो इंसानों को छुपा देते हैं। इतिहास की किताब में 10 लाख पढ़ना आसान है, लेकिन उस संख्या के भीतर एक शिक्षक भी होता है, एक किसान भी होता है, एक कवि भी होता है और एक सैनिक भी। और कभी कभी वह व्यक्ति भी होता है जो सिर्फ इतना कहता था कि शायद सरकार गलत हो सकती है। 1930 के दशक में सोवियत संघ में एक ऐसा माहौल बन चुका था कि जिससे लोग सिर्फ सरकार से नहीं डरते थे,
वे अपने पड़ोसियों से भी डरते थे और अपने साथियों से भी, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति राज्य का विरोधी घोषित किया जा सकता था और एक बार यह लेबल लग गया तो सच का महत्व बहुत कम रह जाता। यही एक पैटर्न दिखाई देता है। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ रूस की कहानी थी? अगर ऐसा था तो वही पैटर्न बाद में चीन में क्यों दिखाई दिया? और अगर यह सिर्फ सोवियत संघ तक सीमित नहीं था तो हजारों किलोमीटर दूर एशिया के एक दूसरे देश में लोगों ने उसी रास्ते पर चलने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब हमें चीन की ओर ले जाता है, एक ऐसे युवा तानाशाह के पास जिसने सोवियत क्रांति को सिर्फ पढ़ा नहीं था, उससे सीखा भी था। उसका नाम था माओ त्से-तुंग अर्थात माओ जेडोंग। माओ त्से-तुंग अर्थात माओ जेडोंग आज की दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग उन्हें अलग अलग नज़रों से देखते हैं। कोई क्रांतिकारी कह सकता है और कोई तानाशाह, लेकिन यह बात सबके सामने स्पष्ट है कि उसके नेतृत्व में हजारों लाखों लोग मारे गए, उनका नरसंहार हुआ। लेकिन 1940 और 1950 के दशक में चीन के लाखों लोगों के लिए माओ एक उम्मीद थी, ठीक वैसे ही जैसे रूस में कभी लेनिन, क्योंकि उस समय चीन आज के चीन जैसा नहीं था। वो युद्धों से टूट चुका था। फॉरेन जो इंटरवेंशन थे, हस्तक्षेप थे, उसने कमज़ोर कर दिया था। आंतरिक रूप से गृह युद्ध चल रहा था। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई इलाकों में लोगों के लिए जीवित रहना ही मुश्किल हो चुका था। ऐसे समय में माओ ने एक सपना दिखाया, एक नए चीन का सपना, एक ऐसे चीन का जिसमें किसान सम्मान से जी सके, जहां किसी का शोषण ना हो, जहां सत्ता जनता की हो, और करोड़ों लोगों ने इस सपने पर विश्वास कर लिया। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाली, चीन बदल गया। कम से कम सभी लोग जो थे, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो सत्ता में शामिल हो गए। लेकिन इतिहास का एक ऐसा नियम है कि क्रांतियां अक्सर सबसे सुंदर वादों के साथ शुरू तो होती है, और जब वो जमीन पर उतरती है, उसके विचार जमीन पर उतरते हैं, तो उसकी सच्चाई सामने आने लगती है। यही 1958 में माओ ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसका नाम दिया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सुनने में शानदार लगता था, विचार भी आकर्षक था, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया जैसे कुछ ही वर्षों में चीन को औद्योगिक महाशक्ति बना देगा। कागज पर सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जमीन पर कहानी अलग थी। जो स्थानीय अधिकारी थे, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी थे, उनके कारण जो उत्पादन था वो आंकड़े बढ़ाकर दिखाए जाने लगे। फसलें उतनी थी ही नहीं जितनी रिपोर्ट्स में आ रही थी, और ऊपर बैठे नेताओं तक सफलता की कहानियां पहुंची। इसका कारण था माओ जेडोंग, क्योंकि लोग सच बोलने से डरने लगते थे। लोग सच बोलने से डर रहे थे, और इसके कारण चीन भीषण अकाल की चपेट में आ गया। लाखों लोग भूख से मरने लगे, गांव खाली होने लगे और परिवार टूटने लगे। लेकिन बात यह है कि जब सब लोगों को पता था कि चीजें गलत हो रही है, तो किसी ने माओ को रोका क्यों नहीं? इसका उत्तर आपको असहज कर देगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, और जो बोलते थे उन्हें अक्सर दुश्मन कह दिया जाता था। यही एक बार फिर वही पैटर्न दिखाई देता है। रूस में भी असहमति खतरा बनी थी और चीन में भी वही हो रहा था, और माओ की तो सबसे खतरनाक परियोजना भी बाकी थी, और वो है 1966 में आई सांस्कृतिक क्रांति। इसमें इसका जो केंद्र था वो युवाओं को बनाया गया। उन्हें बताया गया कि वो क्रांति के रक्षक हैं, दुश्मनों को पहचानना उनका कर्तव्य है, और फिर जो हुआ उसने पूरे चीन को बदल दिया। शिक्षकों को अपमानित किया गया, प्रोफेसर्स को सड़कों पर घुमाया गया, किताबें जला दी गई और सांस्कृतिक विरासत नष्ट कर दिए गए। और वहां पर जिन युवाओं को क्रांति का हथियार बनाया गया था, कुछ वर्षों बाद वही युवा इस अराजकता के शिकार बने, क्योंकि जब व्यवस्था को दुश्मन चाहिए होता है तो दुश्मनों की सूची कभी पूरी नहीं होती। आज एक शिक्षक होता है, कल एक लेखक होता है, और परसों वही युवा जो उनका हथियार था। और अपने ही विरोधियों को, अपने ही समर्थकों को वो निगल जाता है। 60 और 70 के दशक में चीन के भीतर जो भी हो रहा था वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं था। दुनिया भर में कुछ युवा नेताओं और क्रांतिकारियों की निगाहें चीन की ओर थी। वो माओ को देख रहे थे, उनकी रणनीतियों को पढ़ रहे थे, उनकी तथाकथित क्रांति को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ हजारों किलोमीटर दूर भारत भी थे। भारत में बैठे लोग वो मानते थे कि भारत में जो समस्या है उसका समाधान भी उसी रास्ते में छिपा है जो माओ ने किया। उनका कहना स्पष्ट रूप से था कि जो भारत की समस्या है वो
चुनावों से नहीं, वो बंदूकों से हुई। और उसका ही उदाहरण हमें नक्सलबाड़ी में दिखा। यहीं से एक कहानी शुरू हुई जिसकी गूंज आने वाले दशकों में भारत के जंगलों, गांवों और जनजातीय क्षेत्रों तक सुनाई देने वाली थी। एक कहानी जो खुद को जनता की लड़ाई कहती थी, लेकिन जिसके सबसे बड़े पीड़ित वही लोग बने जिनके नाम पर वह लड़ाई लड़ी जा रही थी। भारत के अधिकांश लोगों ने उस समय शायद इस नाम को भी नहीं ध्यान दिया होगा जिस नक्सलबाड़ी से पूरी कहानी निकली। नक्सलबाड़ी में जमीन का विवाद था, राजनीतिक असंतोष भी था, हिंसा भी थी और सबसे इंपॉर्टेंट माओ से प्रभावित एक विचार था। चारू मजुमदार और उनके साथियों का मानना था कि भारत की व्यवस्था को चुनावों से नहीं, बंदूक से बदला जा सकता है। उनके लिए सिर्फ चीन एक देश नहीं था, एक मॉडल था, एक प्रेरणा थी, एक रास्ता था। इसीलिए वो कहते चले आ रहे थे कि चाइना's chairman is our chair। इसके बाद नक्सलबाड़ी एक घटना नहीं रही, उसे संगठित किया गया और फिर कई गुट बने, कई संगठन और अंततः देश के मध्य भाग में फैले घने जंगल इसके नए केंद्र बने। और यहीं बस्तर मौजूद था, एक ऐसा क्षेत्र जहां सदियों से जनजातीय समुदाय रहते आए थे, जहां जंगल जीवन था, जहां नदी रास्ता थी और जहां विकास की अपनी चुनौतियां थी और जहां जल्द ही एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है। माओवादी कहते थे कि वे जनजातियों के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर सबसे पहले और सबसे ज्यादा डर किसके जीवन में आया? उस दौर के बस्तर के एक गांव की कल्पना कीजिए, जहां एक मिट्टी का घर है, कुछ खेत हैं, जंगल से लौटते लोग हैं और स्कूल जाने की कोशिश करते बच्चे। और फिर एक दिन खबर आती है कि गांव में जन अदालत लगाई गई है और ऐसे लोगों को खड़ा किया गया है जिन्हें मुखबिर कहा गया। कई बार आरोप साबित भी नहीं हुए, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, लेकिन सजा किसकी हुई? मौत की। उन लोगों की कहानियां, अखबारों की सुर्खियां कम बनी, लेकिन बस्तर के गांव आज भी उन्हें नहीं भूले। समय के साथ चीजें बढ़ती गई, बारूदी सुरंगें बनती गई, आईडी लगाते गए, जंगल के रास्तों के नीचे विस्फोटक लगाए गए। उनका लक्ष्य कहने को तो सुरक्षा बल थे, लेकिन हर बार विस्फोट ये नहीं पूछता था कि सामने कौन है। अखबारों के पन्नों में कई ऐसे मामले दर्ज हैं जहां ग्रामीण वाहन चालक, स्थानीय नागरिक और निर्दोष इन विस्फोटकों की चपेट में आ गए। कुछ लोग वहीं मारे गए, कुछ ने अपने हाथ पैर और आंख खो दिए, कुछ की पूरी जिंदगी बदल गई। फिर सवाल उठता है कि अगर लड़ाई जनता के लिए है तो जनता के को ही सबसे ज्यादा खतरा क्यों झेलना पड़ रहा है? यही कहानी और सामने आती है, क्योंकि आतंक सिर्फ बंदूक तक सीमित नहीं रहा, सड़कें भी शामिल हुए, स्कूल भी हुए, विकास परियोजनाओं को निशाना बनाया गया, स्कूल भवनों को ये कहकर उड़ा दिया गया कि सुरक्षा बल इसका उपयोग करेंगे। कई सड़क परियोजनाओं का विरोध हुआ, निर्माण कार्य रोक दिए गए। सवाल ये भी है कि जब सड़क नहीं बनती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? दिल्ली का, रायपुर का या दूर बसे उस गांव का जहां बरसात के दिनों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई? जब स्कूल की इमारत नहीं बनी तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? सरकार का या उस बच्चे का जो पहली पीढ़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा है? यही बस्तर की कहानी सिर्फ सुरक्षा की कहानी नहीं रहती, यह अफसरों की कहानी बन जाती है। उन अफसरों की जो कभी पहुंच ही नहीं पाए, जिसका कारण था ये माओवाद। और फिर आती है वो घटनाएं जिसमें बसों को निशाना बनाया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ग्रामीणों को इतना भय फैलाया गया उनके अंदर, जिसमें जो आम लोग थे वो आतंक के बीच में फंस गए। वही लोग जिनके नाम पे क्रांति और लड़ाई करने का दावा किया जा रहा था। यही इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन प्रश्न सामने आता है। रूस में क्रांति जनता के नाम पर हुई थी, चीन में भी क्रांति जनता के नाम पर हुई, कल्चर रिवॉल्यूशन भी जनता के नाम पर किया गया और तियानमेन में कार्रवाई भी जनता के हित में बताई गई। भारत में माओवादी आतंक भी जनता के नाम पर लड़ा गया। लेकिन अगर हम हर कहानी के अंत में खड़े होकर देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन दिखाई देता है? कोई नेता नहीं है, कोई विचारक भी नहीं, कोई एक्टिविस्ट भी नहीं, बल्कि एक आम इंसान, चाहे वो रूस का किसान हो या चीन का छात्र, चाहे वो कंबोडिया में शिक्षक हो या बस्तर में आम जनजातीय ग्रामीण। शायद यही वो पैटर्न है जो बार बार सामने आता है और यही कारण है कि तियानमेन और बस्तर को एक साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि इनके बीच संबंध जियोग्राफी का नहीं है, विचार का है। बीजिंग में टैंक थे और बस्तर में बारूदी सुरंग। बीजिंग में छात्रों को चुप कराया गया, बस्तर में ग्रामीणों को चुप कराया गया। बीजिंग में असहमति को खतरा माना गया और बस्तर में अलग राय रखने वालों को मुखबिर बोलकर मार दिया गया। चेहरे अलग थे, जगहें अलग थी, समय अलग था, लेकिन प्रश्न बार बार लौटता रहा। जब कोई विचार स्वयं को इंसान से बड़ा मानने लगे तब सबसे पहली कीमत कौन चुकाता है? और शायद इसी सवाल का जवाब इस पूरी यात्रा में छिपा है। किसी भी विचारधारा का मूल्यांकन उसके नारों से नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि वो जो
लुभावनी बातें करते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन उन लोगों की कहानियों से किया जाना चाहिए जो उसके प्रभाव के बीच में जीते हैं और कभी-कभी मर भी जाते हैं। तियानमेन की तस्वीर में खड़ा वह अकेला आदमी आज भी दुनिया को याद है। वहीं बस्तर के जंगलों में मारे गए अधिकांश लोगों के नाम दुनिया नहीं जानती। लेकिन इतिहास का न्याय लोकप्रियता से नहीं होता। इतिहास यह पूछता है कि किसने शक्ति पाई और उसकी कीमत किसने चुकाई। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री, आपको ये विषय अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं, उसके परिणामों से समझना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो बोला जाता है, सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो पीड़ितों की आवाज़ को भुला देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।